जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों आज हम स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज हमको सामान्य ज्ञान की क्लास 3rd प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, लेकर के आए हैं। दोस्तों इस चैनल में जितने भी वीडियो आपको यूपीएसआई से संबंधित मिल रही है देखने को, वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनके जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा इस वीडियो को क्या है। प्रश्न नंबर फर्स्ट। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, हरित क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है? हरित क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी क्या कह रहा है? यह कृषि आधुनिकीकरण के लिए एक निजी क्षेत्र का कार्यक्रम था। क्या था? यह कृषि आधुनिकीकरण के लिए एक निजी क्षेत्र का कार्यक्रम था। ये कथन सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। यह केवल उन क्षेत्रों से शुरू किया गया था जहां सिंचाई का आश्वासन दिया गया था। ये भी करेक्ट है। यह मुख्य रूप से गेहूं और चावल उगाने वाले क्षेत्रों पर लक्षित था। ये भी सही है। यह अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ये भी करेक्ट है। इसमें सी को छोड़ के बाकी सारे आपके आंसर सही है। दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारा प्रश्न नंबर दो में क्या है? प्रश्न नंबर 2, भारत में जायद के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। क्या है दोस्तों? भारत में जायद के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों जायद की जो फसल होती है वो उसकी बुआई होती है मार्च अप्रैल में। कब होती है? मार्च एंड अप्रैल। ठीक, इसकी बुआई होती है मार्च अप्रैल में तथा काटी जाती है मई जून में। किसमें काटी जाती है? मई जून में। इससे आपका आंसर इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 क्या है? खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है। क्या है इसका आंसर? खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है बी। क्या है? बी। अक्टूबर और नवंबर में। कब काटी जाती हैं दोस्तों? खरीफ की जो फसलें होती हैं वो उनकी कटाई कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। पहला रबी, खरीफ और जायद। कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। जो 3 प्रकार की फसलें होती है। कितने प्रकार की फसलें होती हैं? 3 प्रकार की। दोस्तों आप इसके नाम याद रखिएगा। रबी, खरीफ, जायद। क्या है दोस्तों? रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं। जो रबी की बुआई जो की जाती है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। रबी की बुआई मुख्यतः अक्टूबर नवंबर में की जाती है तथा कटाई मार्च अप्रैल में। और खरीफ की जो बुआई है वो जून जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में। जायद फसलों की जो बुआई है वो मार्च अप्रैल में की जाती है और काटी जाती है मई जून तक काट ली जाती है। इनमें मुख्यतः जो सब्जियां उगाई जाती हैं। जायद की फसलों में मुख्यतः जो है वो सब्जियां उगाई जाती हैं। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सही जोड़ी। क्या इसमें निम्नलिखित में से सही जोड़ी स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य की पहचान कीजिए। क्या निम्नलिखित में से सही जोड़ी की पहचान कीजिए। इसमें सही जोड़ी क्या है? सही जोड़ी इसमें से सी है, बेवर और मध्य प्रदेश। क्या है? बेवर, मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेवर, मध्य प्रदेश। दोस्तों झूम कृषि जो है एक स्थानांतरित कृषि होती है। झूम जो खेती है एक प्रकार की झूम खेती होती है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में की जाती है। कहाँ कहाँ की जाते हैं? असम हो गया, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में की जाती है। तथा मध्य प्रदेश में बेवर। मध्य प्रदेश में कौन सी? मध्य प्रदेश में बेवर खेती की जाती है। मध्य प्रदेश में कौन सी खेती की जाती है? बेवर। ये दोस्तों ये जो कृषि की जाती है ये उसका नाम है बेवर। मध्य प्रदेश में बेवर की जाती है। और तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश में पोडू खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश में पोडू खेती की जाती है। और जो झूम खेती है वो मेघालय और मिजोरम में की जाती है। ये दोस्तों आप ध्यान रखिए, जो झूम खेती है
वो मेघालय और मिजोरम में। इसका आंसर दोस्तों आपका सही हो जाएगा सी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, भारत में औस, अमन और बोरो शब्द का निम्नलिखित में से किस फसल से है? शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस में से फसल से है? किस फसल से है? पहला कौन सा है? औस हो गया, पहला औस, दूसरा अमन और तीसरा बोरो। तो इसका जो संबंध है किस फसल से है? इसका हो जाएगा संबंध धान से। क्या है इसका संबंध? धान से। इसका आंसर क्या है सही? ए। जो है भारत में जो औस, अमन और बोरो शब्द का जो संबंध है धान की खेती से है। औस धान की बुवाई जो होती है वो मई जून में की जाती है, और अमन धान की बुवाई है वो जून जुलाई में, तथा बोरो धान की बुवाई नवंबर दिसंबर में की जाती है। ये मतलब फसलों के नाम है, अलग अलग प्रकृति की फसलें होती हैं, मतलब अलग अलग प्रकृति के धान होते हैं, और जिनके नाम अलग दिए गए हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन सा? औस, अमन और बोरो। औस, अमन, बोरो। ध्यान रखिएगा इससे संबंधित है धान से। और जो औस की जो फसल होती है वो मई जून में बोई जाती है, अमन की जून जुलाई में, और बोरो की नवंबर दिसंबर में की जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस फसल को बंगाल का सुनहरा रेशा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बंगाल का सुनहरा रेशा कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, जूट। जूट को जो है बंगाल का सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट से वही बोरी, चटाई, रस्सी, सूतकालीन आदि जो चीजें बनाई जाती हैं, इसलिए जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो रंग होता है वो सुनहरा रहता है। दोस्तों आपको जिस भी क्वेश्चन के आंसर पता हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। इससे हमें आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है और कितनी है, तो उस हिसाब से हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 है। क्या है? प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है? तो उससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कपास। जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए एकदम उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें नमी बरकरार रहती है और इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटाश जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में बाबा बूदन पहाड़ियों पर खेती शुरू की गई थी। क्या है? भारत में बाबा बूदन पहाड़ियों पर डैश पर खेती शुरू की गई थी। मतलब बाबा बूदन पहाड़ियों पर किस चीज की खेती शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉफी की खेती शुरू की गई थी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कॉफी की खेती शुरू की गई थी। बाबा बुदन की पहाड़ी पर कॉफी की खेती शुरू की गई थी। 18वीं शताब्दी के दौरान कॉफी की वाणिज्यिक खेती भारत में प्रारंभ हुई थी। 18वीं शताब्दी के बाद कॉफी की जो वाणिज्यिक खेती होती है वो भारत में शुरू की गई थी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 9 है, कृषि क्षेत्र का एक हिस्सा है। कृषि क्षेत्र डैश होगा यहाँ पे। कृषि क्षेत्र डैश का एक हिस्सा है, मतलब कृषि क्षेत्र कैसा हिस्सा है? कृषि क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और आदि शामिल किए जाते हैं। जो कृषि क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, यूपीएससी में, इसको अच्छे से समझिएगा। अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? क्या है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है।
कृषि क्षेत्र में वर्ष के कुछ महीनों में कार्य की अधिकता अधिक होती है तथा रोजगार की संख्या में वृद्धि होती है। और फिर जब मौसम के विपरीत, जब मौसम आता जाता रहता है मौसम के अनुसार, तो रोजगार कम हो जाता है, मतलब कृषि कम होती है। तो मौसम बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। मौसम बेरोजगारी का क्या एक प्रकार कौन सा पेशा है, वो क्या है, किसान। क्या है दोस्तों, किसान। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 है, किस केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा की गई थी। क्या है, किस केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष मतलब NIIF नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। दोस्तों जो NIIF की जो स्थापना है वो भारत के तत्कालीन जो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट 15-16 में किया था। कब किया था, केंद्रीय बजट 15-16 में किया था। जो तत्कालीन जो वित्त मंत्री है कौन है, अरुण जेटली। कौन है, अरुण जेटली। अरुण जेटली ने किया था। किसने किया था, अरुण जेटली ने स्थापना की थी। कब की थी, 2015-16 में की थी। कब की थी दोस्तों, 2015-16 में की थी। किसने की थी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। NIIF की स्थापना किसने की थी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की थी और 2015 से 16 में केंद्रीय बजट के दौरान की थी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 12, व्यापार की शर्तें स्थिर टर्म ऑफ ट्रेड को संदर्भित करती हैं। क्या व्यापार की शर्तें या स्थिति या टर्म ऑफ ट्रेड एक ही बात है, किसको संबंधित करती हैं, डैश मतलब किसको संदर्भित करती हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाए निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच का अनुपात, या बी व्यापार समझौते, या फिर सी वे नियम और शर्तें जिन पर किसी देश को ऋण देने की पेशकश की जाती है, डी निर्यात आय पर आयात व्यय की अधिकता। तो दोस्तों इसका आपका आंसर सही हो जाएगा ए। क्या इसका आंसर सही हो जाएगा, ए। निर्यात कीमतों और आयात के कीमतों के बीच का जो अनुपात है उसको संदर्भित करती है। टर्म ऑफ जो ट्रेंड होता है या व्यापार की शर्तें, ऐसे तो बोलो एक ही बात है। निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच जो अनुपात होता है उसको संदर्भित करती है। दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः कहा जाता है। क्या है, आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। अंतर्मुखी व्यापार रणनीति जो आयात प्रतिस्थापन होता है एक सरकारी नीति को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि घरेलू स्तर पर जो उत्पादित वस्तुएं, जो मतलब वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं और आयातित वस्तुओं को प्रतिस्थापित करके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। जो आयात की जा रही वस्तुएं हैं उनको दोनों का प्रतिस्थापन करके जो घरेलू उत्पाद है उनको ज्यादा बढ़ावा देना, इसे अंतर्मुखी व्यापार रणनीति के रूप में भी जाना जाता है। इसे अंतर्मुखी व्यापार रणनीति मतलब जो आयातित वस्तुएं उनको मतलब इतना वैल्यू ना देकर जो घरेलू स्तर पर जो उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनको ज्यादा बढ़ावा देने से अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या है। MNC क्या है, MNC निवेश के लिए सबसे आम मार्ग डैश खरीदना है। क्या है, MNC निवेश के लिए सबसे आम मार्ग डैश खरीदना है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए स्थानीय कंपनियां, ऑप्शन बी स्थानीय संसाधन, ऑप्शन सी अतिरिक्त भूमि और कारखाने, ऑप्शन डी स्थानीय प्रौद्योगिकी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ए। कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा, ए क्या है, स्थानीय कंपनियां। जो स्थानीय कंपनियां हैं सबसे आम मार्ग खरीदना है MNC का। दुनिया भर के जो देश है उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं
बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिनको एमएनसी बोलते हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जैसे वे कंपनियां जो अपना व्यापार जो विदेशों में भी करती हैं और इंडिया में भी कर रही हैं। जो विदेशियों की जो कंपनियां हैं जो अपने देश में अमेरिका वगैरह में भी अपना व्यापार कर रही हैं और इंडिया में भी कर रही हैं, तो उनको बहुराष्ट्रीय कंपनी कंपनी कहते हैं, उनको एमएनसी बोलते हैं। जिनके लिए जो निवेश का जो आम रास्ता मौजूद है वो स्थानीय जो कंपनियां हैं उनको खरीदना है। क्या है, जो स्थानीय जो कंपनियां हैं उनको खरीदना है और उनमें हिस्सेदारी बनाए रखना है। उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ सहयोगात्मक रूप से जुड़ी होती हैं ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। मतलब जो स्थानीय जो कंपनियां होती है, जैसे इंडिया में या विदेशों में कोई भी स्थानीय कंपनियां होती हैं, तो जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज होती हैं तो ये उनको खरीद लेती हैं, उनको खरीदेंगी, मतलब खरीदती है तो उसमें हिस्सेदारी बनाए, तो मतलब उसके साथ एक समझौता कर लेती है, दोनों साथ में पार्टनरशिप करके बिजनेस करते हैं। तो जो ऐसी जो कंपनियां होती है उन्हें एमएनसी बोलते हैं। तो इनका जो सबसे आम मार्ग होता है, जो सबसे नॉर्मल इनका रास्ता होता है, वो होता है स्थानीय कंपनियों को खरीदना। क्या होता है? स्थानीय कंपनियों को खरीदना। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? प्रश्न नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव व्यापार एवं निवेश नीति सुधारों से संबंधित नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अवयव व्यापार एवं निवेश नीति सुधारों से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर क्या है? निर्यात शुल्क में वृद्धि। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? निर्यात शुल्क में वृद्धि। जैसे व्यापार एवं निवेश नीति जो है सुधारों का उद्देश्य है, व्यापार है और जो निवेश नीति सुधारों से संबंधित नहीं है। आयात एवं निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को खत्म करना, टैरिफ दरों में कमी, ये जो आदि चीजें हैं ये निर्यात शुल्क में वृद्धि इससे संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? जो निवेश नीति सुधारों से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित? निर्यात शुल्क में जो वृद्धि होती है वो निवेश नीति संबंधित नहीं है। जैसे आयात की लाइसेंसिंग को हटाना, आयात और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, टैरिफ दरों में कमी, ये सब चीजें हैं, ये सब हाँ इनसे संबंधित हो सकती हैं, पर ये जो निर्यात शुल्क में वृद्धि है ये इससे संबंधित नहीं है। यहीं पे हम वीडियो अपनी समाप्त करते हैं दोस्तों। अब हम चैनल ऐसे ही बने रहें, अपना सपोर्ट बनाए रखें और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको जरूर से देखें और पढ़ें। दोस्तों हम आपकी अच्छे से प्रिपरेशन करने में आपकी हेल्प करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।